अगला विषय जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना हम कर सकते हैं, और जैसे पूर्व की 3 शक्तियों के बारे में बात किए, इस चौथी शक्ति के मामले में भी लोकसभा 20 ही है। 20 क्या बल्कि राज्यसभा से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। चौथा जो बिंदु है वह है संविधान में संशोधन की शक्ति। इस मामले में दोनों को समान शक्ति, दोनों सदनों को समान शक्तियां। संशोधन की जब भी बात होगी, संशोधन को तभी स्वीकार किया जाएगा जब संसद के दोनों सदन अपने अपने कुल बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य के 2/3 लोगों से पारित करें। यानी लोकसभा में अलग से मतदान हो, बहुमत पर उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्य संशोधन को अनुमोदित करते हों, दोनों सदनों में अलग अलग। यहाँ कोई जॉइंट सेशन वाली बात नहीं है। साधारण में क्या हो रहा था, साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा को ये अधिकार दिया गया था कि, या बल्कि संवैधानिक प्रावधान है कि विरोध की स्थिति में दोनों का जॉइंट सेशन बुला लिया जाए, और इस प्रकार राज्यसभा की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो बनाए रखने के लिए जॉइंट सेशन बुलाकर उसे पारित कर दिया जाए। और पारित सामान्यतः लोकसभा का ही प्रस्ताव होता है क्योंकि उसका बहुमत है। बहुमत नहीं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब संशोधन की बात आती है तो संशोधन के मामले में संयुक्त सधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संशोधन के मामले में संविधान बड़ा स्पष्ट है कि दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 उपस्थित सदस्यों के 2/3 मत से पारित होए। आखिर ऐसा प्रावधान क्यों है? यहाँ पर समानता क्यों है? इसलिए क्योंकि भारत एक संघ है और वहाँ राज्य की महत्ता भी संशोधन के मामले में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि लोकसभा की महत्ता। संशोधन का प्रस्ताव तभी स्वीकृत किया जाएगा जब सदन के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करें। और यदि संशोधन प्रस्ताव किसी एक सदन में पारित नहीं होता, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी एक सदन में यदि ये पारित नहीं होगा तो प्रस्ताव गिर जाएगा, संशोधन मान्य नहीं होगा और रद्द हो जाएगा। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को जो ये ताकत दी गई है, लोकसभा के समकक्ष जो माना गया है, वो इसी बात से पता चलता है कि 45वां संशोधन जो हुआ था संविधान का, 45th अमेंडमेंट, उसी रूप में पारित हुआ जिस रूप में राज्यसभा चाहती थी। अर्थात लोकसभा ने उस संशोधन को पहले एक तरीके से खारिज किया था, लेकिन राज्यसभा इस बात पर अड़ा रहा कि 45वां संशोधन तभी होगा जब वो इसी रूप में स्वीकार किया जाए। और इस प्रकार राज्यसभा की बात अंततः अंतिम निर्णय रही और लोकसभा को भी उसकी बात को मानना पड़ा। संविधान में संशोधन संबंधित शक्तियों के बाद अगली है निर्वाचन संबंधी शक्तियों। निर्वाचन संबंधी शक्तियों से क्या मतलब है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी लोकसभा के सदस्य मतदाता के रूप में। और ऐसे ही लोकसभा के सदस्यों के साथ उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन के मामले में हम देखते हैं
कि दोनों सदनों को एक तरीके से समान शक्तियां हासिल हैं। अब अगली शक्ति है पदच्युत संबंधी, यानी पद से हटाने संबंधी अधिकार, पद से हटाने संबंधी पावर्स। यहां राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और कुछ अन्य पदाधिकारियों को महायोग या इम्पीचमेंट के आधार पर उन्हें पद से हटा सकती है। याद रखें, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर, अर्थात किसी एक सदन द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त नहीं है किसी को हटाने के लिए पद से। यदि किसी को पद से हटाना है तो महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में पास हो, पारित हो। और इसके मायने ये कि इस पदच्युति के मामले में दोनों सदनों को समान ताकत है। महाभियोग तभी स्वीकृत माना जाएगा जब दोनों सदन इसे स्वीकार कर लें, तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदन स्वीकार करें। उपराष्ट्रपति की बात यदि करें तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा। अब ऐसा क्यों? उपराष्ट्रपति के मामले में प्रस्ताव पहले राज्यसभा में, जैसे मनी बिल के मामले में प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में, तो पदच्युति के मामले में उपराष्ट्रपति के को यदि पद से हटाने की बात हुई तो राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति है राज्यसभा का। इसलिए राज्यसभा का पहले अधिकार बनता है कि वह उपराष्ट्रपति के भविष्य पर पहले निर्णय ले या अपने निर्णय से दूसरे सदन को वाकिफ करे। यदि राज्यसभा उसे पारित करती है तभी लोकसभा जाता है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव। यह हुआ पद से हटाने संबंधी शक्तियां। अब अगली शक्ति है आपातकालीन। राष्ट्रपति घोषित करता है आपातकाल प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री कैबिनेट के सुझाव पर यह कार्य करता, सलाह देता है। आपातकाल यदि 1 माह से अधिक समय तक लागू करना है तो इस तरह का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा अलग अलग अनुमोदित किया जाना जरूरी है। यदि 1 माह से ज़्यादा बढ़ाना है इमरजेंसी या आपातकाल, जो राष्ट्रपति घोषित करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग रूप से सहमति देना जरूरी है। इसके अलावा लोकसभा को भंग हो जाने की स्थिति में केवल राज्यसभा के विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। जब आपातकाल होता है कि घोषणा होती है तो कई बार लोकसभा भंग कर दी जाती है, और यदि लोकसभा भंग हो गई तो ऐसी स्थिति में आपातकाल को बढ़ाने की यदि जरूरत पड़ी तो उसके लिए कौन है? राज्यसभा है। राज्यसभा यदि अनुमोदित कर देती है तो आपातकाल 1 माह से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है केवल राज्यसभा के ही प्रस्ताव पर, बशर्ते लोकसभा भंग कर दी गई हो। ये हुई आपातकाल शक्तियां, और इसमें आप देखेंगे कि राज्यसभा को कुछ यहाँ पर लोकसभा की तुलना में ज़्यादा ताकत है, क्योंकि आपातकाल में लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा नहीं होती। अब हम आते हैं विशेष शक्तियों पर। कुछ विशेष शक्तियां इन दोनों सदनों को मिली हुई हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियों का जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं, जिसमें वित्त संबंधी शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन 2 ऐसी शक्तियां भी हैं जो लोकसभा को नहीं बल्कि केवल राज्यसभा को मिली। केवल राज्यसभा को मिलने वाली वो 2 शक्तियां कौन सी हैं? राज्यसभा ही ऐसा एकमात्र प्रतिनिधि है उन 2 शक्तियों के मामले में। वो 2 शक्तियां कौन सी हैं? पहली, अनुच्छेद 249
संविधान के अनुच्छेद 249 में ये स्पष्ट है कि राज्यसभा जो है वह उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत, साधारण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अर्थात राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यदि महसूस करती है राज्यसभा कि राज्य की सूची से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आए हुए विषयों में से कोई सा एक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसे उस सूची से हटाकर दूसरी सूची में डालने के लिए प्रस्ताव लाकर ऐसा घोषित कर सकती है। अर्थात सूची में बदलाव की ताकत किसके पास है? राज्यसभा के पास। केवल राज्य सूची से अन्य सूची में लाने का अधिकार। राज्यसभा यदि ऐसा पारित कर देती है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार अब विधानसभा को नहीं होगा, क्योंकि वह राज्य सूची से हटा लिया गया है। अब वह संसद को होगा। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को अब अधिकार होगा कि वे उस विशेष सूची पर, उस विषय पर कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार विषय को राज्य सूची से हटाने का अधिकार क्षेत्र राज्यसभा का है। कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं, ऐसी बातें आती हैं जब ऐसा लगता है कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय है, और चूंकि राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इसमें पूरे देश के प्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब राज्य की विधानसभा से यह विषय हटाकर संसद की शक्ति के तहत लाया जाए। अर्थात राज्य सूची से हटाकर इसे यूनियन लिस्ट में लाया जाए, तब जाकर उस पर संसद कानून बना सकती है। ये तो पहला विशेषाधिकार, राज्य सूची बनाम यूनियन सूची में बदलाव। दूसरा, अनुच्छेद 312, राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं यदि कोई सी स्थापित करना है तो उसका अधिकार केंद्र को दे सकती है। अर्थात यदि केंद्र सरकार चाहती है कि कोई सी नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ हो, जैसे उदाहरण के लिए अखिल भारतीय सेवा से तात्पर्य है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। यदि केंद्र सरकार सोचती है कि जजों का, न्यायाधीशों का चयन यूपीएससी के द्वारा हो और उनकी सेवा के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन हो, तो ये केंद्र के पाले में ये बात आएगी, यूपीएससी के लिए आएगी। पर ऐसी स्थिति में यूपीएससी या केंद्र इस पर तभी कानून बना सकता है जब राज्यसभा तत्संबंधी प्रस्ताव पास करके केंद्र को इस बात के लिए सक्षम कर दे कि वह एक अन्य अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ कर सकती है। एक पूर्व के अध्याय में मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र किया था, संघ लोक सेवा आयोग, और आपको बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग के तहत 29 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पैन इंडिया लेवल पर जो सर्विस होती है उसे अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, और इसमें IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, और ऐसा करते हुए बहुत सारी सर्विस आती। इन सर्विसेज की संख्या यदि 29 है वर्तमान में, और उसमें एक और कोई सी बढ़ानी है, तो जैसा मैंने बताया धारा अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 बहुमत से राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का अधिकार, स्थापित करने का अधिकार केंद्र को दे देगी। कुल मिलाकर शक्तियों का यदि हमने तुलनात्मक अध्ययन किया
तो क्या निखर के आता है, क्या बात सामने आती है, क्या निष्कर्ष आता है। हमने लोकसभा को पढ़ा, उसकी शक्तियों को पढ़ा, उसके संगठन को पढ़ा, राज्यसभा को भी पढ़ लिया, उसके संगठन को, उसके सबको पढ़ा। यदि हम दोनों को अलग अलग पढ़े हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये कि लोकसभा, बल्कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में निर्बल तो है, इसमें कोई दो मत नहीं, पर निर्बल रहते हुए भी उसकी अपनी स्थिति और अपनी शक्तियों का महत्व है। इसीलिए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी तो है। द्विसदनात्मक व्यवस्था होने के पीछे एक तर्क ये भी है कि भले ही एक सदन निर्बल रहे, कमजोर रहे, लेकिन कम से कम इसके अपना औचित्य है, इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जिसका जिक्र हम कर आए हैं पूर्व में। तो इसलिए निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि दुर्बल होते हुए भी राज्यसभा का महत्व है। प्रोफेसर जितेंद्र रंजन ने लिखा है कि राज्यसभा न केवल रचना की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि आधुनिक प्रजातंत्र के योग्य तथा द्वितीय सदन के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से भी यह संतुलित द्वितीय सदन है। इस प्रकार हम दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से अब समझ गए। अब हम आते हैं सदन की कुल शक्तियां, यानी संसद की शक्तियां क्या। हमने अभी लोकसभा को पढ़ा, हमने राज्यसभा को पढ़ा, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया। कुल मिलाकर हम अब जानें कि संसद के कार्य और शक्तियां संक्षिप्त में क्या हैं। और चूंकि दोनों को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, इनके संसद की शक्तियों को अलग अलग, यहाँ पे संक्षिप्त में ये बता दें कि कार्य और शक्तियों के बारे में हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला, कानून का निर्माण, अर्थात कानून संबंधी विधायी शक्तियां। दूसरा, वित्तीय शक्तियां, इस पर भी दोनों सदनों का अंतर और समानता समझ चुके हैं। तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियां। चौथा, चुनाव संबंधी शक्तियां। पांचवा, संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियां। छठवां, न्यायिक कार्य संबंधी शक्तियां। और सातवां, विविध कार्य अन्य, जिसमें विशेषाधिकारों का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार संघ में, फेडरेशन में दो तरह की जो सरकारें होती हैं, एक केंद्र में और एक राज्य में। हमने केंद्र की सरकार के बारे में विस्तार से समझ लिया। कम से कम केंद्र की सरकार के बारे में कार्यपालिका को अच्छी तरह पढ़ लिया है और उसके दूसरे अंग विधायिका को भी अच्छी तरह पढ़ लिया है। चूंकि केंद्र में हमने कार्यपालिका को पढ़ा और उसके उसी अध्याय में हमने राज्य की कार्यपालिका को पढ़ा, उसी क्रम में अब केंद्र में विधायिका के अध्ययन के बाद अब हम थोड़ा राज्य की विधायिका की ओर जाएं और समझने की कोशिश करें कि राज्य की विधायिका और केंद्र की विधायिका में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है और दोनों अपना अपना कार्य कैसे करती हैं। अभी तक हम इस अध्याय का लगभग आधा हिस्सा पूर्ण कर चुके हैं, आधे भाग का अध्ययन कर चुके हैं। और उस आधे भाग के अध्ययन के दौरान हमने केंद्र सरकार के व्यवस्थापिका के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लिया। अब हम आते हैं राज्य की व्यवस्थापिका पर। राज्य की व्यवस्थापिका अर्थात केंद्र में जैसे संसद है जिसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसी राज्य की संसद की यदि हम बात करें तो राज्य की संसद में विधानसभा और विधान परिषद आती है। राज्य की संसद कहना शब्द उचित नहीं है, लेकिन यहां पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र में जो भूमिका
संसद के 2 सदन करते हैं, वही भूमिका राज्य के जो 2 सदन करते हैं उनका नाम है विधानसभा और विधान परिषद। जब भी विधानसभा की बात होगी, याद रखेंगे हम राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं। तो राज्य की व्यवस्थापिका, संविधान में ये बड़ा स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। केंद्र में जैसे संसद है, ऐसे राज्य में विधान मंडल है। केंद्र की संसद के 2 सदन हैं, ऐसी राज्य के संसद के राज्य के विधान मंडल के 2 सदन हैं। राज्यों की व्यवस्थापिका को हम विधान मंडल कहते हैं, केंद्र की व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। बात स्पष्ट। अनुच्छेद 168(7), अनुच्छेद 168(2) और 1, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा होगी और राज्यपाल होगा, तथा कुछ राज्यों में 2 सदन तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर व्यवस्थापिका बनेगी। अर्थात क्या मायने हुआ, थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से देखें। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में आप 2 भागों में बांटें तो एक है केंद्र और एक है राज्य। केंद्र व्यवस्थापिका की बात करें तो राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन, राष्ट्रपति उसका भी अंग है, और इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा। राज्य की यदि बात करें तो राष्ट्रपति के समकक्ष राज्य में क्या है, राज्यपाल। और व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका के 2 अन्य अंग भी हैं, जैसे एक विधान मंडल, यहाँ पे जैसे संसद कहा गया वैसे यहाँ पे विधान मंडल। विधान मंडल में राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आती है, और कुछ राज्यों में विधान परिषद। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए, कि जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान मंडल के 2 सदन हो। अधिकतर राज्यों में वास्तव में केवल एक ही सदन है जिसे विधानसभा कहते हैं। विधान परिषद मात्र 6-7 राज्यों में है। ये हो गया एक तरीके से समझने के लिए एक ढांचा कि देश के परिप्रेक्ष्य में जिस व्यवस्थापिका की हमने बात की, राज्य के परिप्रेक्ष्य में उस व्यवस्थापिका में नाम क्या है। जिन राज्यों में विधानमंडल में दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। जैसे विधानमंडल में कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, जैसे राष्ट्रपति संसद में मनोनीत करता है। संसद में वह 2 सदनों में 2, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मनोनीत करता है। तो ऐसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है और शेष सदस्य परोक्ष रूप से विधानमंडल द्वारा चुने जाते हैं। केंद्र की ही तरह निचला सदन अर्थात लोकसभा की तरह विधानसभा की शक्तियां ज़्यादा हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव परोक्ष है, ऐसे विधानसभा का चुनाव भी परोक्ष है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543-2, राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के अनुसार। भारत में जितने राज्य हैं उतनी ही विधानसभाएं हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 90। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 400 से ज़्यादा। दिल्ली की विधानसभा में 70। तो अलग अलग विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या अलग अलग है, दोनों में, लेकिन विधानसभा में और लोकसभा में।
परोक्ष चुनाव होता है जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव होता है जनता के द्वारा। और जैसे राज्यसभा में परोक्ष चुनाव, ऐसे ही विधान मंडल के दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद में परोक्ष चुनाव। तो अब हम समझ सकते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग एक ही शक्ति, एक केंद्र में दूसरी राज्य में। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल केंद्र का और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल राज्य का लगभग एक ही शक्तियां हैं। उसके बाद संसद और विधानमंडल, लोकसभा और बनाम विधानसभा और राज्यसभा बनाम विधान परिषद। तो इस प्रकार आपके सामने एक स्पष्ट खाका बन गया है। विधानमंडल के अंग की यदि बात करें तो कुछ इसी तरह के उत्तर होगा जैसा कि संसद के अंग। संसद के अंगों की बात करते हुए हमने उसके 3 भाग बताए थे। आपको याद होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही विधानमंडल के 3 अंगों की बात करें तो राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, लोकसभा की जगह विधानसभा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की तरह सदन का सदस्य नहीं रहता। राष्ट्रपति भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता, लेकिन सदस्य न रहते हुए भी राज्यपाल विधानमंडल का अंग है। वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति सदन का सदस्य न रहते हुए भी संसद का एक सदस्य माना जाता है, संसद का एक हिस्सा माना जाता है, अभिन्न अंग माना जाता है।